हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये यूजीसी नेट पेपर 1 का जो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है उसमें ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और आज उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज और एक कम्युनिकेशन पे लेक्चर बनेगा जिसमें कि हम लोगों के कुछ टॉपिक तो जो थे वो थोड़े पेंडिंग थे, जैसे कि इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है और कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो क्या होते हैं, मीडिया का क्या रोल होता है या मीडिया का क्या कम्युनिकेशन में रोल है या टीचिंग के जो फील्ड है उसमें क्या रोल है। तो ये कुछ टॉपिक थे जिसको हम लोग आज समझ लेंगे। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो है कि प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत, इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आखिर में क्या होता है। तो इसमें अगर हम एकदम सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे, इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा हम लोग पॉइंट्स नहीं देखेंगे, इसको जस्ट आप लोग ये समझिए कि एक टॉपिक है जिसमें इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है। तो प्रभावी क्लासरूम कम्युनिकेशन या कक्षा संचार के लिए क्या क्या फैक्ट्स जो हैं ज़रूरी हैं, क्या क्या तत्व जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो इसमें आप लोगों को बस इतना अगर फील कर लें कि एक टीचर कैसा होना चाहिए, पढ़ाने वाला शिक्षक कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से वो पढ़ाए कि विद्यार्थी को अच्छे से सारी चीज़ें जैसे वो समझाना चाह रहा है वैसे समझ में आ जाए, या जिस तरीके से जो भी कंटेंट है, सिलेबस है, वो सारे कंटेंट और सिलेबस जिस प्रकार से शिक्षक पढ़ाए उसी तरीके से विद्यार्थी को समझ में आए और शिक्षक भी उसी तरीके से पढ़ाए जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं। इसमें अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें, क्लासरूम कम्युनिकेशन की, तो इसमें हमको क्या क्या दिखता है, कौन कौन से तत्व दिखते हैं। सबसे पहले ये दिखता है कि एक शिक्षक होता है। आप लोगों को सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है, फिर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक शिक्षक की ज़रूरत है। दूसरा, इसमें छात्र की ज़रूरत है। तो बिना शिक्षक के कोई पढ़ाएगा नहीं, फिर कौन पढ़ाएगा, शिक्षक नहीं होगा तो। और किसको पढ़ाएगा, तो छात्र भी होने चाहिए। साथ में जो शिक्षक है वो छात्रों को कुछ तो मैसेज देता है, टीच करता है, पढ़ाता है, तो इसमें कुछ संदेश भी होता है, मैसेज होता है। साथ में ये कौन सी शिक्षा विधि के द्वारा प्रैक्टिकली बताई जा रही है कोई चीज़, या फिर थ्योरेटिकली बताई जा रही है, या फिर अलग अलग तरीके से हम किस किस तरीके से बता रहे हैं, ऑडियो के द्वारा सुना के समझा रहे हैं, कुछ लेक्चर को आप वीडियो क्लिप्स दिखा के समझा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके की शिक्षण विधि भी होती है। मीडिया क्या क्या यूज हो रहा है ये भी होता है। और जो लर्निंग का इन्वायरमेंट है कि किस माहौल में पढ़ाया जा रहा है, ये जो क्लासरूम है इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं। जैसे कि अगर प्रॉपर लाइट की सुविधा नहीं है वहाँ पे, या फैंस नहीं चलते हैं गर्मी के दिनों में, तो ये भी एक कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है, बाधा का काम करता है। तो इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, पढ़ाने का जो एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, बाहर से कहीं से बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं आ रहा है, तो ये सारे फैक्ट्स होते हैं जो देखना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो थ्योरी आती है निकल के वो है शिक्षकों के लिए। तो शिक्षकों के लिए क्या सिद्धांत होता है, शिक्षक की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए शिक्षकों के लिए क्या क्या बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि जो भी एक शिक्षक होता है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसमें जो विद्यार्थी से शिक्षक कम्युनिकेट कर रहा है या जुड़ा हुआ है, इंटरेक्ट कर रहा है, अंतर्क्रिया कर रहा है, तो वो उसके प्रति, उस वातावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अर्थात जो भी छात्र हैं उस क्लास में बैठे हुए, उनकी भावनाओं को वो समझ सके कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ है
तो भी वो समझे किसी की तबीयत ख़राब हो गई है या कुछ हेल्थ इशू है तो उसको समझना चाहिए कि हाँ इस बच्चे के साथ ऐसी दिक्कत है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। या कोई बच्चा जैसे कि सही से सुन नहीं पाता है या सही से बोल नहीं पाता है या अपनी बातों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो उन सारे वातावरण जो है वो वहाँ का माहौल है उसके प्रति संवेदनशील हो। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो भी शिक्षक को पढ़ाना है वो उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ाना है। ये जस्ट आप लोग समझिए एग्ज़ाम्स में यही पॉइंट्स पूछ दिए जाते हैं, तो किस तरीके से उनको कंटेंट तैयार करना है। अब कोई भी अगर मान लेते हैं कि पर्यावरण पे या जीव जगत की ही बात मान लेते हैं या कुछ भी ऐसे मान लेते हैं मिडिल क्लास या जाति क्या है, वर्ग क्या है, धर्म क्या है, इस तरीके का कोई टॉपिक जब अगर कोई शिक्षक विद्यार्थियों को बता रहा है तो उसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बताना है। अर्थात उसको एक कंप्लीट प्रिपरेशन करके आना चाहिए कि जो टॉपिक आज हम लेके आए हैं क्लास में पढ़ाने के लिए टू द पॉइंट कंप्लीट नॉलेज हम बच्चों को देंगे। आगे ये होता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होती है लेकिन उनको सही से समझा नहीं पाते हैं सामने वाले तक, या जो वो कहना चाहते हैं वो सामने वाला नहीं समझ पाता है कि आखिर में कहना क्या चाहते हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ बोल जाएंगे लेकिन रियल में आखिर में उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, कहना क्या चाहते हैं वो नहीं समझ में आता है। तो ये चीज़ कि हम कोई भी टीचर जो है वो जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको टू द पॉइंट जो वो कहना चाह रहा है, जो वो समझाना चाह रहा है वैसे ही समझाए और विद्यार्थी जो हैं वैसे ही समझ पाएँ। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए कि जैसे कोई होते हैं टीचर, आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि कोई टीचर ऐसे पढ़ाते हैं तो लगता है कि बहुत बोरिंग सा लग रहा है, उसी में नींद आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जब वो बताते हैं तो इतना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में कि वाह मज़ा आ गया ये तो क्लास लेके। और जब भी ऐसा रहता है कि वो टीचर का क्लास कब है, बच्चे भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि फलां टीचर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से एक जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि हम किस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाल के, कुछ उसमें हंसी मजाक करके या ऐसे रोचक बातें बता के और फैक्ट्स को हम बताते हैं, तो टीचर्स का जो ये कम्युनिकेशन स्किल होता है वो जो विद्यार्थी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। साथ ही एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो भी टीचर होते हैं उनको जो पढ़ा रहे हैं वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए और छात्रों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हुए होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम कुछ भी ऐसा ज्योग्राफी का टॉपिक है या फिर हिस्ट्री का टॉपिक है पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कहाँ पे क्या लॉजिकल टॉपिक आ रहा है ये हमको कोरिलेट करके अब बताना होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम बता रहे हैं उसमें कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स जोड़ दिए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे हमें बताना है कि जो विद्यार्थी को समझ में आए। कुल मिला के यही है कि हमें इस तरीके से समझाना चाहिए। एक शिक्षक की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो ना कि टीचर ओरिएंटेड हो बल्कि वो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड होना चाहिए। अर्थात ये जो है वो विद्यार्थी को केंद्रित करके होना चाहिए कि हमें चूँकि पढ़ाना विद्यार्थी को है तो विद्यार्थी पूरी तरीके से समझ सके। अगर कोई टीचर 100% कुछ समझाना चाहता है तो जो ये 100% मैसेज है वो विद्यार्थी को भी 100% तक पहुंचना चाहिए। ऐसा पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। एक और पॉइंट निकल के आती है कि जो शिक्षक होता है उसको व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। व्यक्तिनिष्ठ तो नहीं बोलेंगे, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ये पॉइंट क्या आखिर में बताता है? तो वस्तुनिष्ठ का अर्थ ये होता है, अगर हम 1 मिनट, वस्तुनिष्ठ की यदि बात करें तो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव।
अर्थात जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी हमारे लिए एक समान हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक विद्यार्थी से ज़्यादा प्रभावित हैं, हम उसी को ध्यान दे रहे हैं, उसी को समझाने में लगे हुए हैं, बाकी विद्यार्थी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक टीचर की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, साथ ही कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए कि आखिर में उसका कर्तव्य क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कि वो आखिर में एक टीचर बना है तो क्यों बना है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए अगर वो पढ़ाता है तो सारे विद्यार्थियों को एक समान लाभ पहुंचता है। तो ये तो हो गया शिक्षकों के लिए सिद्धांत। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि संदेश नियत करने का सिद्धांत क्या होता है, जो भी हम मैसेजेस दे रहे हैं वह आखिर में कैसे होने चाहिए, तो इसमें एक बात निकल के आती है कि इसमें एक, मैं यहाँ पे समझाती हूँ, इसमें एक की टर्म निकल के आता है स्मार्ट। अगर आप लोगों को ये हो कि मैंने किस बुक को प्रिफ़र किया है इसमें, तो मैं बता भी देती हूँ आप लोगों को। ये बुक है KVS मदान की, हालांकि ये बुक इंग्लिश में है, KVS मदान की ये बुक है, और CBSE UGC नेट सेट JRF पेपर 1 के लिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये चूँकि इंग्लिश में है और मुझे इसी को समझाना है तो मैं उसको हिंदी में समझा रही हूँ, इसलिए मैंने कंटेंट को टाइप नहीं किया है, बल्कि मैं उसको पढ़ ली हूँ और उसको आप लोगों को अपने शब्दों में समझा रही हूँ। तो यहाँ पे एक मिनट, ये मैं लिखती हूँ स्मार्ट, और 1 मिनट। इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। इस स्मार्ट का मीनिंग क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि जो भी हमारे मैसेजेस हैं, जो पढ़ा रहे हैं, हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए पढ़ा रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल स्पेसिफिक पता होना चाहिए हमें। इस स्मार्ट में जो S होता है वो होता है स्पेसिफिक। ये होता है स्पेसिफिक। M जो होता है वो होता है मिजरेबल, अर्थात हम उसे एक सीमित कंटेंट में होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक पे लेके और हमें पता ही नहीं, उसका ओर छोर ही नहीं है, हम क्या बता रहे हैं, बताते बताते कहाँ पहुँच गए वो हमें भी नहीं पता चला। तो मिजरेबल होना चाहिए। ओके, ए का अर्थ निकलता है अचीवेबल। अचीवेबल अर्थात ऐसा जिसे कि हम निष्पादित कर सकें। ओके, आर का ये होता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का अर्थ होता है यथार्थवादी। ओके, और टी का होता है टाइम फ्रेंड। टाइम फ्रेंड का मतलब ये होता है कि ये एक निर्धारित समय सीमा में होना चाहिए। अर्थात कोई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई लेक्चर होता है तो हार्डली अगर देखा जाए तो 40 मिनट या 45 मिनट या 50 मिनट तक मैक्सिमम जाता है। तो इसकी अपनी निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए कि कोई टॉपिक को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन तक उसी टॉपिक पे चल रहे हैं। उसके अपनी एक निर्धारित समय सीमा है कि इस टॉपिक को इतने समय में हमको ख़त्म कर देना है। तो ये स्मार्ट जो है ये आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ भी दिया जाता है। तो जो भी हमारा संदेश नियत करने का जो सिद्धांत है उसमें ये पहला जो पॉइंट आता है स्पष्ट और निर्दिष्ट उद्देश्य, उसमें ये स्मार्ट करके आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? स्पष्ट एवं निर्दिष्ट उद्देश्य, इसके अंतर्गत ये स्मार्ट आता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये होता है कि
उचित अनुक्रम होना चाहिए। 1 मिनट। उचित अनुक्रम होना चाहिए, जैसे कि हमारा एक पता होना चाहिए सॉरी, कि किसी को पहले हम सिंपल तरीके से समझाएं और सिंपल तरीके से समझाते समझाते एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए और आगे को बढ़े। जैसे कि छोटे बच्चों को अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले हम सिखाते हैं कि एक और एक क्या होता है। ऐसे हम बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं कि एक में एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा, या फिर 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। ऐसे बताते बताते पहले हम जब इकाई का जो जोड़ होता है वो समझा देते हैं, तो फिर इकाई, दहाई, सैकड़े तक का जोड़ हम समझा सकते हैं कि किस तरीके से हम उसमें एक्स्ट्रा और भी जो नंबर्स होते हैं उसको जोड़ के और हम किस तरीके से जो एडिशन का प्रोसेस है वो समझ सकते हैं। या फिर उसी तरीके से घटाना जो होता है, गुणा है, भाग है, तो छोटे से लेके, या हम ये कहें कि सरल से लेके जटिल की तरफ आगे को बढ़ते हैं, या फिर किसी आसान टॉपिक को लेके फिर उसमें हम एग्जाम्पल जोड़ जोड़ के समझाते हुए और तब जाके हम कठिन की तरफ बढ़ते हैं। या फिर कोई ऐसी आप लोगों को थ्योरी दिखेगी कि जिसमें हम किसी घटना को लेके उस पर हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद से फिर उससे क्या थ्योरी निकल के आती है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो ये उचित अनुक्रम भी होना चाहिए। तीसरा होता है कि सुबोध भाषा का उपयोग होना चाहिए, अर्थात जो भी भाषा यूज कर रहे हैं वो सोच समझ के यूज करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही है, ऐसी भाषा यूज़ कर रहे हैं जो कि विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाषा का यूज ऐसा होना चाहिए जिससे कि सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको प्रॉपर हर बात सही से समझ में आ जानी चाहिए। कुछ उचित जो सिंबल्स होते हैं उनका भी यूज किया जाता है, तो ये भी एक इसमें पॉइंट्स जुड़ जाता है। एक ये होता है कि विद्यार्थी को सही तरीके से किस प्रकार से प्रैक्टिस कराया जाए। तो विद्यार्थी जो है जब हम उनको प्रैक्टिकली करके समझाते हैं तो उनके माइंड में कुछ और तरीके से बैठती हैं चीज़ें। तो ये भी एक इसका जैसे कि अगर मान लीजिए कि बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, या किसी कहानी को हम समझाएं बता देंगे और कहानी से को रिलेट करके बताएंगे कि देखिए यहाँ पे ये बात इस तरीके से फिट होती है इस एग्जाम्पल में। तो इस तरीके से भी समझाया जाता है। ओके, अगला पॉइंट जो है वो ये निकल के आता है कि शिक्षण विधियां और मीडिया के चयन के लिए क्या सिद्धांत होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आखिर में शिक्षण की विधि कैसी होनी चाहिए और मीडिया का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। तो जैसा कि अगर पहले के समय में हम लोग देखें तो एक शिक्षक होते थे, विद्यार्थी होते थे, पुस्तकें होती थी और शिक्षक को जो समझ में आता था वो उस तरीके से पढ़ाता था। लेकिन आज के समय में देखें तो पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। कंप्यूटर्स का यूज होने लगा है, विभिन्न तरीके के हमें जो वॉइस रिकॉर्डेड हमको ऑडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं और उस तरीके से हम यूज़ करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि बहुत ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ प्रोजेक्टर वगैरह का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखा के और समझाया जाता है, या फिर वीडियो प्ले करके और आपको बताया जाता है, समझाया जाता है। तो जो शिक्षण की विधि है और जो मीडिया का चयन है वो ऐसा होना चाहिए जो कि विद्यार्थी के समझ में आए। हम ऐसा कोई मीडिया का चयन नहीं करें जिससे कि विद्यार्थी जो है वो अवगत ही ना हो, उसको पता ही ना हो कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है और ये इसमें किस तरीके से बताया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें विद्यार्थी की पहुंच तक होनी चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कि कोई शिक्षक है और जब वो कोई लेक्चर बना रहा है और अगर मान लीजिए कि वो पोस्ट कर रहा है या अपने विद्यार्थियों से बता दिया कि आप लोग, मैं ऐसा बना के और देख रहा हूँ। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि हमारे जो बच्चे हैं अभी पढ़ते हैं स्कूलों में,
तो उनको जैसे कि म्यूज़िक टीचर लोग होते हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि जो नोट्स वगैरह होते हैं म्यूज़िक के, तो वो खुद अपने ऐसे पियानो पे या बजा के की नोट पे वो लोग भेज देते हैं वीडियो क्लिप्स, और बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो भी है हफ्ते भर का टाइम देते हैं, फिर आप लोग आके स्कूल में इसे हमें सुनाइएगा। अब अगर सपोज़ कि बच्चों के पास अगर मोबाइल ना हो या टैब्स ना हो तो फिर वो प्रैक्टिस कहाँ कर पाएंगे। तो इसलिए मीडिया का चयन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे विद्यार्थियों की भी पहुँच हो सके। आई होप आप लोगों को इस सिंपल से एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शिक्षण की विधि और मीडिया का चयन जो होता है वो कैसे होना चाहिए। यहाँ पे एक और टॉपिक निकल के आता है कि अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। इससे पहले ये भी एक पॉइंट आता है मीडिया के चयन में कि जो भी मीडिया का चयन किया जाता है इसमें क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है कि हमने मीडिया का यूज़ तो कर लिया लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें बाधा आ रही है, बहुत नॉइज़ आ रहा है, सही से सुनाई नहीं दे रहा है, सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से जो मीडिया है उसकी क्वालिटी पे भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुल मिला के ऐसा है कि हमें मीडिया का जो चयन करना रहता है वो भी बहुत सोच समझ के करना रहता है कि जिससे कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो डायरेक्टली विद्यार्थियों से कम्युनिकेट कर सके या उसका डायरेक्ट मैसेज वहाँ तक पहुँच सके। अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत क्या होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, जैसे कि कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो सीमित रहनी चाहिए। एक लिमिटेड बच्चे रहते हैं तो जो शिक्षक होता है वो सभी विद्यार्थियों पे बराबर ध्यान भी दे पाता है। अब मान लेते हैं कि एक क्लास में अगर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षक तो सिर्फ पढ़ा ही पाएगा, विद्यार्थियों पे ध्यान नहीं दे पाएगा। ये तो फैक्ट है, क्योंकि वो कितने बच्चों को ध्यान दे सकता है। लेकिन वहीं पे अगर एक क्लास में सिर्फ 40 या 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो शिक्षक एक एक बच्चे पे नज़र रख सकता है। तो जो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है वो भी सीमित होनी चाहिए। दूसरी बात ये निकल के आती है कि कक्षा में बच्चों को बैठने की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए सही तरीके से, क्योंकि एक लंबे समय तक बच्चे उसी क्लास में बैठते हैं तो उनके जो भी टेबल होते हैं, चेयर होते हैं, वो सही से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में छात्रों के साथ सामंजस्य होना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को भी कंफर्ट फील हो, तो ऐसा भी होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बच्चों को कुछ डाउट है तो टीचर की एक फीडबैक वाली नेचर होनी चाहिए कि बच्चे को कुछ भी डाउट है तो टीचर ऐसा नहीं बोल सकता है कि अरे नहीं ठीक है तुम खुद से पढ़ लेना या फिर हम बाद में कभी समझा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके प्रति एक पॉजिटिव फीडबैक होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो टीचर से बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये टीचर जो हैं वो अच्छे से हमारी बातों को सुनते हैं, हमें रिस्पॉन्स करते हैं। मीन्स ये है कि हमारी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो समझते हैं उन बातों को। तो दोस्तों ये जो 4 सिद्धांत निकल के आते हैं, पहला शिक्षकों से संबंधित, ऊपर से सेकंड पॉइंट जो आता है संदेश नियत करने का सिद्धांत, फिर शिक्षण विधियां और मीडिया के चयन के सिद्धांत, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। तो ये 4 जो हैं वो थ्योरीज निकल के आती हैं। यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है, इसको हम लोग समझेंगे पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है इसको आप लोग पता भी होगा आप लोगों को, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। पैराफ्रेजिंग एक ही विचार प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करने का एक तरीका होता है। पैराफ्रेजिंग का बहुत ज़्यादा टीचिंग में यूज़ किया जाता है और इसे प्रोत्साहित भी किया जाता है कि यूज करना चाहिए। पैराफ्रेजिंग का उपयोग जो है वो पाठ के छोटे खंडों जैसे वाक्यांशों और वाक्यों के साथ किया जाता है। अब पैराफ्रेजिंग होता क्या है ये तो आप लोग समझ लिए एक थ्योरी के रूप में। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं
मान लेते हैं कि राम नारायण अगर कोई व्यक्ति है और उसको हम बोलते हैं कि उसकी कोई मान लेते हैं एक होटल चलाता है। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक होटल है और इसको चलाते हैं राम नारायण। ओके, ये जस्ट मैंने नाम आप लोगों को समझाने के लिए डाल दिया है। इसको आप लोग ऐसे कोरिलेट करके किसी से मत समझिएगा। आप लोग अगर किसी का नाम हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जस्ट एक कोइंसिडेंटली मैंने एक नाम लिख दिया है कि राम नारायण है। जस्ट आप लोग एग्जाम्पल के लिए इसको समझिए। ओके, तो मान लेते हैं कि राम नारायण जो है वो किसी होटल में है, रहते हैं, काम करते हैं, और वो कचौड़ी जो है, एक मिनट मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ, कचौड़ी जो है वो बहुत अच्छा बनाते हैं। तो राम नारायण एक व्यक्ति हैं जो कि किसी भी होटल का नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि रुचि, मान लेते हैं रुचि होटल में काम करते हैं और वो कचौड़ी बहुत अच्छा बनाते हैं। हमने इतना कुछ आपको बताया। और कचौड़ी जो है वो वहाँ के रामपुर, मान लेते हैं वहाँ जगह है रामपुर, रामपुर के लोगों को रुचि होटल की कचौड़ी बहुत पसंद है। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम राम नारायण है, वो रुचि होटल में काम करता है और वो बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनाता है। जो होटल है वो रामपुर में है। ओके, यहाँ पे जो रामपुर के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन्हें कचौड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं रुचि होटल की। इतनी सारी बातें मैंने घुमा फिरा के आप लोगों को बोली। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम बोल सकते हैं कि जो रुचि होटल में कचौड़ियाँ बनती हैं वो रामपुर के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सिर्फ बस इतना ही अगर हमने बोला कि रामपुर के लोगों को रुचि होटल, या जो रामपुर में रुचि होटल है उसकी कचौड़ियाँ वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे जो राम नारायण है जो कि यहाँ पे सिर्फ कचौड़ियाँ ही बनाते हैं, वो राम नारायण ही इसमें कनेक्टेड हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी बात को कितनी सिंपल तरीके से बता सकते हैं। होता है कि हम किसी बात को 8-10 लाइन में हम बता रहे हैं और उसी को हमने सारे को जोड़ के एक साथ और उसे सिंपल एक लाइन में हमने बता दिया, तो इसी को पैराफ्रेजिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक मिस्टर स्मिथ हैं, एक व्यक्ति हैं उनका नाम स्मिथ है। तो मिस्टर स्मिथ जो हैं वो बहुत अच्छा चॉकलेट बनाने के लिए फेमस हैं। दूसरा सेंटेंस ये है कि बच्चे जो हैं वो चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे अगर हम पैराफ्रेजिंग करेंगे तो ये कह सकते हैं कि मिस्टर स्मिथ के द्वारा बनाए गए चॉकलेट जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीके से हम लोगों ने बता दिया, ये समझ में भी आ गया कि मिस्टर स्मिथ जो हैं वो चॉकलेट बनाने के लिए फेमस हैं। पैराफ्रेजिंग का आई होप कि अब आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गया होगा और ये कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसको प्रोत्साहित भी किया जाता है यूज करने के लिए। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं आप लोगों को वो समझ लेना चाहिए। सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, इसे तुल्यकालिक भी कहते हैं, हिंदी में तुल्यकालिक कहते हैं। और सिंक्रोनस अतुल्यकालिक हो जाएगा टाइम शिफ्ट, सर्वेलांस और कन्वर्जेंस। ये 5 टर्म्स जो हैं ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। सिंक्रोनस मीडिया का अर्थ ये होता है तुल्यकालिक, अर्थात जो जैसे कि एक एग्जांपल से बस हम लोग समझते हैं कि जो लाइव क्लासेज होती हैं उनको हम सिंक्रोनस मीडिया के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि अगर कोई लाइव क्लासेज चल रही हैं, लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं,
तो उस समय में क्या होता है कि उधर से शिक्षक जो है वो लेक्चर्स देते रहते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जस्ट अपने स्क्रीन के सामने बैठ के उन लेक्चर्स को सुनते हैं। तो सेम वहाँ से लेक्चर चलता रहता है और यहाँ पे सुना जाता है। इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस मीडिया। असिंक्रोनस मीडिया का अर्थ ये निकलता है कि मान लेते हैं कि कोई लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिया गया है आप लोगों को, कोई ऑडियो क्लिप आप लोगों को लेक्चर्स का दे दिया गया या फिर वीडियो कोई दे दिया गया, आप लोग उसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि इस समय मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसके बाद से आप लोग इसको 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2 हफ्ते बाद या 1 साल बाद इसे आप लोग सुन सकते हैं। तो इसको कहते हैं असिंक्रोनस मीडिया। टाइम शिफ्ट क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो टाइम शिफ्ट का अर्थ ही है, आप लोग मीनिंग निकाल पा रहे होंगे कि ऐसा ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मीडियम या ऐसा तरीका, ऐसा पैटर्न जो कि टाइम को शिफ्ट कर सके। अर्थात ये है कि जैसे मान लेते हैं कि लाइव क्लासेस चल रही थी और उसको आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। उस समय आप लोग अवेलेबल नहीं है तो आपने जस्ट ऑन किया, रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके और आपने उसको बाद में सुन लिया। तो इसको टाइम शिफ्ट कहते हैं। ये मोस्टली जो होता है वो स्टूडेंट्स के साइड से होता है। जैसे कि अगर असिंक्रोनस मीडिया है तो इसमें क्या है कि हमने लेक्चर बनाया, पोस्ट किया और आपने उसे जब चाहा बाद में सुना। टाइम शिफ्ट में क्या होता है कि हमने जो लेक्चर पोस्ट किया है उसको आपने खुद रिकॉर्ड किया और उसको फिर आपने बाद में जब चाहे तब सुना, तो उसको कहते हैं टाइम शिफ्ट। एक पॉइंट निकल के आता है सर्विलांस। सर्विलांस क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं सतर्कता। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सतर्कता। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको कहते हैं सतर्कता। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दुनिया में हर कोई सर्विलांस के अंतर्गत है। जैसे यहाँ पे मैं एक इमेज दिखाती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेतावनी, आप कैमरे की निगरानी में हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक कैमरा जो है, इस कैमरे से क्या होता है, सपोज अगर रोड पे पार्किंग एरिया होती है, यहाँ पे रहता है, मेंशन रहता है कि आज गाड़ियाँ इस लेफ़्ट साइड में रोड के पार्क होंगी या फिर आज राइट साइड में पार्क होंगी। तो आप लोग गलती से भी अगर मान लेते हैं कि बाईं ओर पार्क करना है तो आप लोग गलती से भी दाईं ओर पार्क नहीं करेंगे, क्योंकि आप कैमरे की निगरानी में हैं और अगर आपने गलती से दाईं ओर पार्क कर दिया तो हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस आएगी और आपकी गाड़ी को उठा के ले जाएगी या फिर लॉक कर देगी। आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी पेनाल्टी भर के और फिर तब जाके आपको अपनी गाड़ी छुड़वानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बात निकल के आती है कि हम सभी जो हैं वो एक सर्विलांस के अंतर्गत आते हैं या उनकी निगरानी में आते हैं। सर्विलांस का अर्थ ये भी निकलता है कि मीडिया जो है, या हम देखें जो भी, जैसे कि आपको न्यूज एजेंसीज दिख रही हैं या तमाम सोशल मीडिया नेटवर्किंग हमें दिख रहा है, इन सभी में सर्विलांस जो हमें है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ देश दुनिया में क्या हो रहा है। अभी दुबई की अगर आप लोग न्यूज़ देखिए या फिर इलेक्शन से अभी रिलेटेड जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, ये जो भी क्रिकेट मैच का देखिए या इंटरटेनमेंट का देखिए, आप लोग मनोरंजन से जुड़ा हुआ जो भी आप लोग न्यूज़ देखते हैं, तो वो कहाँ से होता है? वो मीडिया की देन होती है, जो कि आपको पल पल की खबर आप तक पहुँचाती रहती है। तो यहाँ से सर्विलांस अर्थात सतर्कता जो टर्म है वो जुड़ा हुआ है। एक आता है टर्म निकल के कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है? अभी सपोज कई जब चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो उनको कन्वर्जेंस कहते हैं। आप लोगों को बहुत बार ऐसा दिखेगा रोड पे या जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो डाइवर्जन लिखा रहता है, आप लोग देखेंगे डाइवर्जन लिखा रहता है और उसका अर्थ ये निकलता है कि जैसे अगर ट्रेन की अगर एक पटरी इधर से आ रही है और इधर को जा रही है और वहाँ से हमें अगर रूट चेंज करना हो तो ये दिया रहेगा कि यहाँ पे ये डाइवर्जन पॉइंट है।
तो अर्थात ये है कि यहाँ से रास्ता जो है उसका दूसरी तरफ को निकल जाता है। वहीं पे कन्वर्जन जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है कि कहीं पे अगर 2 लाइन या 2 से 3 लाइन 4 लाइन एक ही पॉइंट पे आके और मिल रही हैं, उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। अब कन्वर्जेंस का यहाँ पे मीनिंग क्यों हम कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे अर्थ ये निकलता है कि हम जब अपना टीचिंग का अगर हम पैटर्न देखें तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, हमारे पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, हमारे पास टीचर्स की भी उपस्थिति होनी चाहिए। तो सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे हम जोड़ के देखते हैं और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे टीचिंग में। तो इसलिए कन्वर्जेंस जो होता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अब आप लोगों को आज का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछ भी देता है, और ये 7 C's में कौन कौन से होते हैं, इनमें से कभी 4 ऑप्शन में दे भी देता है, और दे देगा कि इसमें से एक हटा देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, या फिर किसी एक को दे देगा और 3 कुछ और दे देगा, पूछ देगा कौन सा है। तो यहाँ पे 7 C's में क्या है ये हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला C जो है वो क्लियर है। तो यहाँ पे ये है कि जो भी हमको पढ़ाना है, जो हमारे पास कंटेंट है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बी क्लियर अबाउट गोल एंड पर्पज ऑफ योर मैसेज। हमको क्या मैसेज देना है वो हमको एकदम क्लियर होना चाहिए कि यही हमको देना है। कॉन्साइज होना चाहिए। कॉन्साइज क्या होता है, ये इसको मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों को सिर्फ 7 वर्ड्स याद करने हैं। हिंदी में अगर आप लोग जाएंगे तो इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग भी निकाल के हिंदी में दे दिया जाता है, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ क्योंकि ये 7 C's की बात कर रहा है, इसलिए आप लोग 7 C's के फॉर्म में ही याद करिएगा। तो क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, कीप टू द पॉइंट एंड कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल। कितनी सिंपल तरीके से, कितने छोटे में हम उसको समझा सकते हैं किसी भी पॉइंट को। जैसे कि अगर किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना है तो वो बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि उसी टॉपिक को हम एक पेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि उसे हमें सिर्फ 3-4 लाइन में उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना हो, तो कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो कि 3-4 लाइन में डिस्क्राइब करना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि एक पेज में उसे पढ़ना पसंद करेगा। तो कंसाइज होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, मीन्स बी क्लियर। जो भी है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें किसी टॉपिक पे बताया जा रहा है, मीन्स उसका बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन उसी से है। नॉट फजी, प्रोवाइड डिटेल बट नॉट टू मच डिटेल। हमें बताना चाहिए डिटेल में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम डिटेल में हम उसमें समझे जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि ये क्या बहुत हम एक ये बोलें कि नॉवेल की तरह या एक बहुत बड़ी स्टोरी की तरह से समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन हो वो करेक्ट होना चाहिए। मेक श्योर योर मैसेज इज़ एक्यूरेट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन आजकल अगर सोशल मीडिया की बात करें तो इस पर मैक्सिमम देखें, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% जो डाटा होते हैं या इन्फॉर्मेशन होते हैं वो फेक होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मिसलीड भी किया जाता है। अगर हम उसके फैक्ट के बारे में जानना चाहें तो उसका जो वहाँ पे हम मैसेज देखते हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर विश्वसनीय की बात आ जाती है तो वहाँ पे ये होता है कि जो भी कंटेंट हम बता रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। अब कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी टॉपिक को जो समझा रहे हैं और सपोज उसको हम कुछ एग्जाम्पल समझा रहे हैं या जो भी उसके बारे में बता रहे हैं वो लॉजिकली उस सिचुएशन में, उस कंटेंट में फिट बैठता हो, तो मेक श्योर योर मैसेज फ्लोज वेल एंड लीड आउट लॉजिकली। तो जो भी हम समझा रहे हैं वो लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए, जो भी हम उसके पीछे रीज़न दे रहे हैं वो लॉजिकली होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए।
जो भी हमारा कंटेंट है किसी टॉपिक से रिलेटेड आधा अधूरा ना होके बल्कि कंप्लीट होना चाहिए। अर्थात किसी टॉपिक पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो टॉपिक का जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि कुछ आधा अधूरा सा छूट गया, हम उसे तो समझ ही नहीं पाए। Ensure the recipient has everything they need to understand। तो उसको किसी टॉपिक पे अगर विद्यार्थियों को समझना है तो उससे रिलेटेड हर जो डाउट है वो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के पास कोई और डाउट ना बचे। ओके, कॉर्टियस होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऐसा लगे कि हम जस्ट एक फ्रेंडली इसे समझ रहे हैं। तो योर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ओपन। तो ये 7 C's होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए। तो दोस्तों कम्युनिकेशन जो टॉपिक था उससे रिलेटेड हम लोग जितने पॉइंट्स थे उसको कवर कर चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पे जो लेक्चर है वो हम लोग अपने नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।